दोस्तों इन अ वेरी वेरी रिसेंट येट मेजर डेवलपमेंट भारत ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट बना दिया है जो कि न्यूक्लियर हीट से चलता है। अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। लिटरली अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं ग्रीन हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सिस्टम की, तो उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी लीप है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो हाइड्रोजन हम लोग प्रयोग करते थे उसके अंदर विंड और सोलर एनर्जी के जरिए उस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता था। बट आप सब लोग जानते हो हाई टेम्परेचर विंड और सोलर एनर्जी से अटेंड कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी जो केमिस्ट्री हम लोग यूज़ करते थे, अभी तक पूरी दुनिया जो यूज़ करती थी उसमें 850 डिग्री से ज़्यादा तापमान चाहिए होता था। इंडिया ने उस तापमान को भी कम करके 530 डिग्री सेल्सियस पे ले आया है, जिसके बाद में पूरी दुनिया इस समय पे शॉक्ड है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको यूज करना है कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेने जा ही रहे हो तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीट चल रही है जिसे कहा जाता है ट्रिपल ट्रीट। ट्रिपल ट्रीट के अंदर क्या होता है कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके अंदर अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 9 महीना आपको फ्री मिलेगा। 18 महीने के बाद में मान लो टारगेटेड ईयर के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको 9 महीने का CAC अश्योर मिलेगा, जो कि भी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी फॉर दिस। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, जब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेसिकली वाटर से बनाया जाता है। होता क्या है, H2O को ब्रेक किया जाता है और H2 प्लस O2 बनता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो H2O यानी कि वाटर स्टेबल है एज कंपेयर टू H2 एंड O2, जिसकी वजह से H2O को तोड़ने में आपको सीधी सी बात है एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, इस बात पे अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के हैं। अगर ये H2 बन रहा है किसी तरीके के फॉसिल फ्यूल से, खास रूप से जब हम लोग बात करते हैं मिथेल रिफॉर्मिंग स्टीम वगैरह के जरिए, तो ऐसी कंडीशन में ये ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। वहीं अगर कोल गैसिफिकेशन के जरिए हाइड्रोजन बना है तो उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। वहीं तीसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से बना है। एक बार आप ग्रे हाइड्रोजन को समझो। ग्रे हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, आप फॉसिल फ्यूल को जला रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, उससे हाइड्रोजन बना ले रहे हो, कह रहे हमने तो पॉल्यूशन रोक दिया, हमने तो हाइड्रोजन बना लिया। इट इज नॉट सेंसिबल एट ऑल। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना वो ज़्यादा सेंसिबल दिखाई देता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया गया है और इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए जो शब्द है वो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बनाने में बहुत मुश्किलात आती है, क्योंकि मैंने बताया H2 और O2 ये गैस जब निकलती है तो इसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट देनी होती है, जो कि सोलर विंड एनर्जी से देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोगों को, इवन पूरी दुनिया को करना पड़ता है। हेबर-बोश प्रोसेस का हम लोग प्रयोग तो करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा बेसिकली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाती है। अब जब मैं बात करता हूँ थर्मल एनर्जी सोर्स की, तो थर्मल एनर्जी सोर्स को अगर आपने यूज़ किया है तो होता क्या है कि अगर आप थर्मल एनर्जी सोर्स को डायरेक्ट एनर्जी के रूप में यूज़ कर लोगे तो आपकी जो एनर्जी इनपुट है वो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगी। पर आप यहाँ पर वो नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, थर्मल एनर्जी को ले रहे हो और थर्मल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हो पहले H2 बनाने में, जिसके अंदर आपकी एनर्जी डेसिपेट हो जा रही है, और फिर उसके बाद H2 जो है वो लगभग 24% तक का एनर्जी जो है वो क्रिएट कर पा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप ओवरऑल रूप से हीट को लूज ही कर रहे हो जब आप थर्मल एनर्जी से हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने रिसेंटली इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, आपको समझ नहीं आया होगा कौन सी जगह है, कलपक्कम वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यहाँ पर हम लोगों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी लगाया हुआ है। तो इस कलपक्कम के अंदर रिसेंटली क्या हुआ है, भारत का पहला हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी भी हम लोगों ने लगा दी है।
अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसे लगाई है, तो मैंने कहा कि जो H2O है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो अब न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो हीट बनती है उसका प्रयोग करके हो गई। मतलब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बहुत तेज गर्म होते हैं। इवन कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके अंदर हम लोग कूलेंट का प्रयोग करते हैं। ये कूलेंट क्या होते हैं, ये कूलेंट इस पावर प्लांट को ठंडा करते हैं, हीट अपने अंदर लेके बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इस कूलेंट के अंदर जो एनर्जी है उसका प्रयोग करके यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मल पावर प्लांट्स की बात करूँ, जैसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स वगैरह की, तो उसके अंदर कूलेंट होता है वाटर, तो उसमें वाटर बहुत वेस्ट होता है। यहाँ पर हम वाटर वेस्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर कूलेंट होता है लिक्विड सोडियम, और यहाँ पर केवल 530 डिग्री पे ही ये पूरी प्रोसेस जो है वो कर दी गई है। और ये 530 डिग्री की जो नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस किया गया है ये अनमैचेबल है। क्योंकि सल्फर आयोडाइन से जब इसी प्रोसेस को किया जाता है और H2 और O2 बनाया जाता है, तो उसके अंदर 850 डिग्री तक का तापमान चाहिए होता है, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतना तापमान नहीं बना पाता। तो यहाँ पर भारत के साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, कॉपर और क्लोरीन का प्रयोग किया गया, जिसके जरिए ये प्रोसेस कम तापमान पे हो गई और इसके अंदर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बहुत एक्सीलेंटली मैच भी कर गया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो कॉपर और क्लोरीन का यहाँ पर प्रयोग किया गया, एंड दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन द सेंस, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं ये पूरी रिएक्शन के अंदर रिन्यूएबल है। मतलब ये पूरी रिएक्शन के अंदर इंटैक्ट है। अगर आपने 10 ग्राम कॉपर और क्लोरीन डाला है तो ये पूरी रिएक्शन को सफल बनाने के बाद में वापस रिसाइकल होकर 10 ग्राम पे ही आ जाएंगे, जिसकी वजह से कोई प्रकार का इनपुट यहाँ पर नहीं हो रहा और यहाँ पर हाई इफिशिएंसी जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर डायरेक्ट हीट जो है वो सप्लाई कर रहा है, फिर थर्मोकेमिकल प्लांट के अंदर कॉपर क्लोरीन के जरिए हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल राउंड ट्रिप एफिशिएंसी है 43 से 47%। अब अगर आप यहाँ पर एक बात समझ पा रहे होगे तो आपको एक बात क्लियरली समझ आ रही होगी हाइड्रोजन की रिएक्शन के अंदर। देखो यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, H2O को तोड़ के H2 प्लस O2 बना रहे हैं। अब ये जो H2 है इससे हम फ्यूल सेल बनाते हैं, ये फ्यूल सेल वापस जलता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके वापस से H2O ही बनाता है। तो जो एग्जॉशन होता है उसके अंदर H2O ही बाहर आता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो एनर्जी हम लोगों ने H2O को तोड़ने के लिए दी थी, जो स्टोर की थी, वो यहाँ पर रिलीज होती है और उस रिलीज हुई एनर्जी के जरिए ही हमारे व्हीकल वगैरह चलते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अलग से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हाइड्रोजन एक सेल है, एक बैटरी है, एक तरीके से इसे आप बैटरी की तरह इमेजिन कर सकते हो, जहां पर हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं, जो हम डायरेक्टली इस समय पर पावर प्लांट को सप्लाई नहीं कर पा रहे, जो एग्जैक्टली इस समय पर ज़्यादा बन गई है, उसको स्टोर किया जाता है हाइड्रोजन के रूप में। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड दिस इज रियली अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अब इसके बाद में बात आती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। क्या होते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? तो देखो बेसिकली आप लोगों को याद होगा, जब होमी जहांगीर भाभा थे तो उन्होंने बेसिकली 3 स्टेप का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। इस 3 स्टेप के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर होमी जहांगीर भाभा का जो सेकंड स्टेज थी, उस सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर थोरियम का प्रयोग करके हम न्यूक्लियर एनर्जी को बनाना चाहते थे। और फाइनली थोरियम का प्रयोग करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि भारत ने तैयार कर लिया है। रशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रयोग करता है। साथ में डिप्लीटेड यूरेनियम वगैरह का भी प्रयोग इसके अंदर होता है। फिर इसके जो वेस्ट मटेरियल होंगे उनका प्रयोग करके हम लोग ऑब्वियसली प्लूटोनियम वगैरह का प्रयोग करके थर्ड स्टेज के अंदर एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात आती है थोरियम ही क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में थोरियम के दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है। 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम इंडिया के अंदर लाया करता है। यूरेनियम को इंपोर्ट कराने में भारत को बहुत दिक्कत होती है। IAEA के रेगुलेशंस और ज़माने भर के रेगुलेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
अब भारत ये जो न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर डेवलप कर रहा है और इस न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से जो ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप कर रहा है वो इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत का 19,744 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम लोगों का प्लान है 100 गीगावाट तक की एनर्जी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी से हम 2047 तक बना सके, तो उसके अंदर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगभग 2033 तक इंडिया की क्लास के, मतलब इंडिया के इंडिजिनस बना सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स या अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, तो इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।